क्या आप यूएस या किसी दूसरे देश में रहते हुए सोच रहे हैं कि ओसीआई कार्ड लेकर आप इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद या सेल कर सकते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को सही समझ नहीं होती कि कब प्रॉपर्टी खरीदना अलाउड है और कब नहीं। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ओसीआई होल्डर्स के लिए इंडिया में प्रॉपर्टी के नियम क्या हैं, किस तरह की प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी आप खरीद नहीं सकते, इनहेरिटेंस में क्या होता है, सेल कैसे होती है और किन बातों पर आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले जान लें कि ओसीआई स्टेटस इंडियन सिटीजनशिप नहीं है और ना ही आप डुअल सिटीजन माने जाते हैं। आप फॉरेन नेशनल यानी दूसरे देश के सिटीजन होते हुए इंडिया में कई राइट्स पाते हैं और कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी हैं। प्रॉपर्टी ओनरशिप इन राइट्स में से एक है, लेकिन कुछ लिमिट्स के साथ। सबसे आसान तरीके से समझें कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स किस तरह की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे घर, फ्लैट, अपार्टमेंट या प्लॉट खरीद सकते हैं। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, यानी ऑफिस स्पेस, शॉप या बिजनेस प्लेस ले सकते हैं। इसके लिए आपको किसी स्पेशल आरबीआई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, पर पेमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से होने चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। ओसीआई होल्डर्स एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि कृषि जमीन, फार्म हाउस या फिर प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। इसका मतलब यह है कि आप खास तौर पर फार्मिंग या खेती वाली जमीन को नहीं खरीद सकते, चाहे उसका यूज पर्सनल हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन एक बड़ा एक्सेप्शन है। अगर आपको किसी से इनहेरिटेंस यानी विरासत में एग्रीकल्चरल लैंड या फार्म हाउस मिला है तो आप इसे लीगली होल्ड कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि ऐसे इनहेरिटेड लैंड को आप फ्री बायर्स को नहीं बेच सकते, बल्कि इसे केवल इंडियन सिटीजन को ही बेच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं उन रूल्स पर जो प्रॉपर्टी परचेस में फॉलो करने होते हैं। जब आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पेमेंट इंडिया में प्रॉपर बैंकिंग चैनल से करना होता है। इसका मतलब है कि आप पैसे कैश में देने के बजाय अपने एनआरई यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट या एनआरओ यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट से ही भेजें। ये भी जान लें कि प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको वही स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरने होंगे जो रेजिडेंट इंडियंस भरते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी है और आप उसे फ्यूचर में सेल करना चाहते हैं तो ये सेल आप काफी आसानी से कर सकते हैं। आप इसे किसी इंडियन रेजिडेंट एनआरआई या किसी दूसरे ओसीआई होल्डर को सेल कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड या फार्म हाउस जैसे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को आप केवल इंडियन सिटीजन को ही बेच सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा सावधानियां जो यूएस या बाहर रहने वाले ओसीआई होल्डर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो जमीन किस तरह की है उसको चेक करें कि वो एग्रीकल्चरल नहीं तो ठीक, वरना आप लीगल तरीके से इसे खरीद नहीं पाएंगे। पेमेंट चैनल्स को सही से फॉलो करें। इनहेरिटेंस लैंड को संभालते समय लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे डीड और हायर सर्टिफिकेट्स को भी तैयार रखें। आखिर में कहें तो ओसीआई होल्डर्स के लिए इंडिया में प्रॉपर्टी ओनरशिप एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बशर्ते आप रूल्स को सही तरीके से समझें और फॉलो करें। आप रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उन्हें रेंट पर भी दे सकते हैं या जरूरत पड़े तो सेल भी कर सकते हैं। पर एग्रीकल्चरल लैंड और फार्म हाउस जैसे प्रॉपर्टी सीधे नहीं खरीदे जा सकते। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं और सेल केवल इंडियन सिटीजन को ही कर सकते हैं। पेमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस पर ख्याल रखकर ही प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस स्मूथ रहते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि एग्रीकल्चरल लैंड पर रेस्ट्रिक्शंस होना सही है या नहीं। क्या आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्टी बाइंग प्रोसेस फॉर ओसीआई होल्डर्स को एक्सप्लेन करें? तो वो भी हमें जरूर कमेंट्स में बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, ओसीआई होल्डर्स से जुड़े वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें।